नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने मटेरियल कंट्रोल पढ़ा था और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आज। मटेरियल कंट्रोल। पिछले वीडियो में हमने जो डिफरेंट लेवल्स हैं स्टॉक के, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल, इनकी चर्चा करी थी और इनके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो सामग्री आती है, सामग्री का निर्गमन होता है, उसका लेखा कैसे किया जाता है, उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है और स्टोर्स डिपार्टमेंट में ही सामग्री का संग्रहण किया जाता है, भंडारण किया जाता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है माल खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए, और परचेज डिपार्टमेंट है वो आपूर्तिकर्ताओं से माल का, आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री के लिए ऑर्डर करता है और फिर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री की सप्लाई कर दी जाती है, पूर्ति कर जाती है, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास माल पहुंच जाता है। तो जब बाहर से आपूर्तिकर्ताओं से स्टोर्स के पास जब माल आता है, जब सामग्री की प्राप्ति होती है, तब स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा उस माल की प्राप्ति के संबंध में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि माल आया और उसका किसी भी प्रकार का लेखा किए बिना ही सीधा ही इसने स्टोर डिपार्टमेंट ने माल रख लिया, माल की प्राप्ति करके इसने यहाँ पे स्टोर्स में माल रख लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस माल की प्राप्ति के संबंध में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको कहते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट। इस गुड्स रिसीव नोट में, GRN में कुछ कॉलम बने हुए होते हैं, उसमें माल का डिस्क्रिप्शन होता है कि किस प्रकार की सामग्री है, उसकी कितनी मात्रा आई है और किस रेट से आई है, टोटल अमाउंट क्या है, और अगर माल में कुछ शॉर्टेज है या किसी भी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसके संबंध में उस पर रिमार्क भी दिया हुआ होता है। तो एक डॉक्यूमेंट होता है, कॉलम बने हुए होते हैं और उन कॉलम में ये सारी डिटेल भरी जाती है और वो डिटेल भरने के बाद में, वो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में जो स्टोर्स इंचार्ज होता है वो उसके साइन होते हैं और स्टोर्स का जो मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, उसके उस पर भी GRN पे सिग्नेचर होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद में माल को यहाँ स्टोर्स डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट में माल को रखने के लिए, सामग्री को रखने के लिए तरह तरह के बिन बने हुए होते हैं। बिन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की अलमारी, कोई बॉक्स, किसी प्रकार की शेल्फ, कोई स्थान ऐसा हो, तो यहाँ पे ये जो बिन होते हैं इनमें सामग्री रखी जाती है। अलग अलग प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग प्रकार के बिन होते हैं। हो सकता है स्टोर्स डिपार्टमेंट में कई तरह की सामग्री रखी जाती हो, तो उन सामग्री के लिए अलग अलग तरीके के बिन बने हुए होते हैं, अलमारियां बनी हुई होती हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और जब माल आता है तो उस सामग्री को उस पर्टिकुलर बिन में उस सामग्री को रख दिया जाता है जिस बिन से वो सामग्री संबंधित होती है। और सामग्री की प्राप्ति के संबंध में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा, वो GRN कहलाता है, गुड्स रिसीव नोट। उसमें माल के संबंध में सूचनाएं रहती है। स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा प्लांट को सामग्री का निर्गमन किया जाता है। जब भी प्लांट को सामग्री की आवश्यकता होती है तो प्लांट का जो इंचार्ज होता है, जो सुपरवाइजर होता है, उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट में रिक्विजिशन नोट भी कहते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट या फिर रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन एक तरह की रिक्वेस्ट है
जो कि कारखाने द्वारा, प्लांट इंचार्ज द्वारा तैयार की जाती है कि इतनी सामग्री चाहिए। और ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाने के बाद में जो यहाँ का सुपरवाइजर है, प्लांट का सुपरवाइजर, वो प्लांट के प्रबंधक से साइन करवाता है, अप्रूवल लेता है और फिर वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट इस रिक्विजिशन नोट के आधार पर सामग्री का निर्गमन कर देता है, सामग्री का इश्यू कर देता है सामग्री कारखाने को। तो दो डॉक्यूमेंट हो गए। प्राप्ति के संबंध में जब सामग्री प्राप्त की जाती है, रिसीव होती है तब जीआरएन बनाया जाता है और जब सामग्री का निर्गमन किया जाता है, इश्यू की जाती है प्लांट को, तब रिक्विजिशन नोट तैयार किया जाता है प्लांट के द्वारा, जो इसको स्टोर डिपार्टमेंट को दिया जाता है। उसके आधार पर स्टोर डिपार्टमेंट सामग्री का निर्गमन कर देता है। कई बार क्या होता है कि प्लांट के पास सामग्री बच जाती है, सामग्री मंगवा ली और सामग्री बच गई, या फिर कुछ सामग्री एक्स्ट्रा आ जाती है, तो क्या करता है कि प्लांट वापस से जो है स्टोर्स को सामग्री रिटर्न कर देता है और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। सामग्री जब रिटर्न की जाती है उसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको कहते हैं MRN, मटेरियल रिटर्न नोट। तो जब स्टोर्स को बाहर से सप्लायर से सामग्री की प्राप्ति होती है तब स्टोर्स बनाता है जीआरएन। जब प्लांट से अगर कोई सामग्री वापस रिटर्न की जाती है तब प्लांट एमआरएन बनाकर और स्टोर्स को दे देता है रिटर्न के संबंध में। तो दो जगह से प्राप्ति हो सकती है स्टोर्स को सामग्री की, प्लांट से रिटर्न भी हो सकता है और बाहर सप्लायर से भी माल सामग्री प्राप्त होती है। और जब इश्यू करना होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट को तो ये रिक्विजिशन नोट के आधार पर स्टोर्स द्वारा प्लांट को सामग्री का निर्गमन कर दिया जाता है। और यहाँ पर अलग अलग तरह के बिल बनाए होते हैं सामग्री की आवश्यकता, सामग्री की विशेषता के अनुसार। तो पर्टिकुलर बिल में, सामग्री के पर्टिकुलर बिल में सामग्री को यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। हो सकता है कुछ सामग्री ऐसे खुले में रखी हुई हो, कुछ सामग्री ऐसे बॉक्सेज में, अलमारियों में रखी हुई हो, कुछ सामग्री यहाँ पे शेल्फ में रखी हुई हो, ठीक है। और इनको बिन कहते हैं, जैसा कि हमने बात की थी। और इन बिन के ऊपर एक बिन कार्ड लगा रहता है। ये जो बिन होते हैं, ये जो अलमारियां, जो बॉक्सेस, जो जगह होती हैं, इन प्रत्येक बिन के ऊपर एक बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड। उस बिन कार्ड में सामग्री के रिसिप्ट और इश्यू के संबंध में सूचना दी हुई होती है। सामग्री की इश्यू और रिसिप्ट का लेखा होता है यहाँ पे। तो हर एक बिन पे एक बिन कार्ड होगा और उस बिन कार्ड पे डेट लिखी होगी। बिन कार्ड एक तरह का कार्ड होता है और उस पे डेट होगी, रिसिप्ट्स होगी, इश्यू होगा और बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो क्या होगा कि जिस दिन मटेरियल आता है, अगर रिसिप्ट होता है कुछ मटेरियल, तो उस दिन की डेट डाल दी जाती है और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में माल आया, और यहाँ पे जिस दिन माल रिसीव होता है उस दिन की डेट डाल दी जाती है। और साथ ही साथ क्या जीआरएन नंबर या फिर एमआरएन नंबर क्या था रिसिप्ट का। एमआरएन नंबर तो वो होगा जब प्लांट से माल आएगा, स्टोर्स के पास सामग्री रिटर्न होगी, और जीआरएन नंबर जब बाहर से स्टोर्स के पास सप्लायर के द्वारा माल भेजा जाएगा तब जीआरएन बनता है। तो जो माल रिसीव हुआ है वो जीआरएन से हुआ है, एमआरएन से, और उसका नंबर क्या है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यहाँ डेट लिख दी जाएगी, उसका नंबर लिख दिया जाएगा, फिर कितनी क्वांटिटी में माल रिसीव हुआ वो लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे रिक्विजिशन नोट, रिक्विजिशन नंबर, और यहाँ पे क्वांटिटी, फिर यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी। तो कितना माल आया और बैलेंस में अभी कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे दिखा दी जाएगी। जो माल आया उसको ऐड कर दिया जाएगा। अगर इश्यू होता है, मान लीजिए 5 तारीख को कुछ इश्यू किया, तो इश्यू में वो क्वांटिटी दिखा दी जाएगी। कौन से रिक्विजिशन नोट के अगेंस्ट किया गया, उस रिक्विजिशन नोट का नंबर लिख दिया जाएगा, कितनी क्वांटिटी इश्यू की वो लिख दी जाएगी, फिर जो क्वांटिटी उसमें क्वांटिटी थी उसमें से इश्यू की क्वांटिटी घटा दी जाएगी और बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक बिन कार्ड रखने से, प्रत्येक बिन के ऊपर एक बिन कार्ड रखने से क्या होगा कि बिन कार्ड को देखते ही पता चल जाता है कि अभी इस बिन में कितनी क्वांटिटी बची हुई है, या इस बिन में कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। तो वो इस बिन कार्ड को देखते ही पता चल जाता है।
अब क्या होता है कि यहाँ पे स्टोर्स द्वारा तो केवल क्वांटिटी के संबंध में ही लेखा किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वांटिटी इशू की और कितनी क्वांटिटी, कितनी जो सामग्री की मात्रा कितनी बची हुई है। लेकिन इस सामग्री का लेखा, जो कच्ची सामग्री है, जो ये मटेरियल है, उसका लेखा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा, कॉस्ट अकाउंटिंग विभाग द्वारा किया जाता है। अब उसका लेखा कैसे किया जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग विभाग द्वारा स्टोर्स के संबंध में, प्रत्येक सामग्री के संबंध में एक स्टोर्स लेजर बनाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग विभाग द्वारा प्रत्येक सामग्री के संबंध में स्टोर्स लेजर बनाया जाता है। अब यहां पे क्या होता है कि स्टोर्स लेजर में डेट लिखी जाती है, एक रिसिप्ट्स का कॉलम होता है, इसमें क्वांटिटी जीआरएन या एमआरएन नंबर, फिर आती है क्वांटिटी, फिर किस रेट से माल आया था। हमने देखा था कि बिन कार्ड में रेट और अमाउंट नहीं आता, लेकिन जब इसका लेखा किया जाएगा, जब लेखा विभाग द्वारा जब लेजर बनाई जाएगी, तब इसमें रेट और अमाउंट भी आएगा। इसी प्रकार इशू के संबंध में एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें रिक्विजिशन नंबर लिखा जाता है, जो कि प्लांट ने तैयार किया होगा इशू के समय, उसका नंबर लिखा जाता है, कितनी क्वांटिटी इशू की वो लिखी जाती है, किस रेट से इशू हुआ वो लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है। इस प्रकार से ये एक खाता बनाया जाता है, स्टोर्स लेजर बनाई जाती है। और यहां इशू के बाद बैलेंस होता है। बैलेंस में कितनी क्वांटिटी है और कितने अमाउंट की क्वांटिटी बची हुई है वो यहां पे दिखा दिया जाता है। तो इस तरह का प्रारूप होता है स्टोर्स लेजर का। अब स्टोर्स लेजर बनाते समय एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये है कि मान लीजिए कि जो सामग्री है उसकी दरों में परिवर्तन हो सकता है, या फिर जब सामग्री खरीदी जाती है तो हो सकता है कि कभी किसी एक सप्लायर से खरीदी गई और अगर और अच्छी किस्म का माल मिल रहा हो दूसरे सप्लायर से, तो दूसरे सप्लायर से भी कई बार दूसरे सप्लायर को भी ऑर्डर दे दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सप्लायर के रेट में थोड़ा अंतर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो बार जब माल खरीदा गया तो कुछ समय के बाद एक बार माल, एक समय माल खरीदने से के बाद जब दूसरी बार माल खरीदा गया तब दोनों जो समय के अंतर के कारण दोनों जो माल की आपूर्ति हुई उनकी रेट में डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 100 इकाइयां खरीदी गई, किसी भी माल की 100 इकाइयां खरीदी गई 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए पर यूनिट, और थोड़े ही दिनों बाद या फिर किसी दूसरे सप्लायर से माल खरीदा गया, यही सेम जो सामग्री है वो खरीदी गई और यहाँ पे 200 इकाइयां खरीदी गई और मान लेते हैं कि 5.5 रुपए के हिसाब से खरीदी गई, और ये दोनों सामग्री यहाँ पे 300 यूनिट्स जो है स्टोर्स में किसी बिन में रखी हुई है। जब इश्यू किया जाएगा, मान लीजिए कि रिक्विजिशन आई स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, प्लांट से रिक्वेस्ट आई 150 यूनिट मटेरियल चाहिए, 150 यूनिट मटेरियल की रिक्विजिशन आई, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके पास 300 इकाइयां पड़ी है, उसमें से वो 150 इकाइयां इशू कर देगा और बिन कार्ड में लेखा कर लेगा 150 इकाइयां इशू करने का। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अब वो जो 150 इकाइयां हैं, 100 इकाइयां तो 5 रुपए की है और 200 इकाइयां 5.5 रुपए वाली है, 5 रुपए 50 पैसे वाली। तो अब जो अकाउंटिंग विभाग है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग विभाग है, उसको ये समस्या आएगी कि जब वो स्टोर्स लेजर बनाएगा और जब रिसिप्ट होगी 100 इकाइयों और 200 इकाइयों की, और जब इशू दिखाया जाएगा 150 इकाइयों का, तब उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो 150 इकाइयां किस रेट के आधार पर इशू की करेगा। 100 इकाइयां है 5 रुपए वाली और 200 इकाइयां हैं 5.5 रुपए के हिसाब से।
अब अगर 150 इकाइयों का इशू करना है तो कौन सी रेट है? तो या तो लेखा विभाग ये करेगा कि 100 इकाइयां तो 5 रुपए वाली इशू कर दे। अगर 150 इकाइयां, ये तो रिसिप्ट है, ये तो है रिसिप्ट, और अगर इशू हुई 150 यूनिट्स तो लेखा विभाग के पास ये ऑप्शन है कि 100 इकाइयां तो 5 रुपए के हिसाब से इशू कर दे, और जो बाकी बची हुई 50 इकाइयां हैं, क्योंकि 150 इकाइयां इशू दिखानी है, तो बाकी बची हुई 50 इकाइयां हैं वो इन 200 में से कर दे 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। या फिर एक ऑप्शन और है कि 150 इकाइयां पूरी की पूरी दिखा दे कि इन 200 इकाइयों में से इशू करी गई, तो ये 150 इकाइयां 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इशू कर दे। या तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है 150 इकाइयां पूरी की पूरी ये मान लिया जाए कि 5.5 रुपए वाली ही 150 इकाइयां इशू करी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। एक ऑप्शन ये और हो सकता है कि 300 इकाइयां एक साथ रखी हुई है, तो इन दोनों की रेट का औसत ले लिया जाए कि दोनों की रेट है 5 रुपए, 5.5 रुपए, 2 से डिवाइड कर लिया और ये हुआ 5 रुपए 25 पैसे। तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जब इशू करते हैं और स्लॉट लेजर बनाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 150 इकाइयों को 5.5 रुपए से इशू दिखा दिया जाए। तो इनमें से कोई सी भी विधि अपनाई जा सकती है। तो इन विधियों का नाम है, इसमें हमने देखा कि जब 150 इकाइयां इशू करनी थी तो इसने क्या किया, पहले जो 100 इकाइयां आई थी उसमें से 100 इकाइयां इशू कर दी, पूरी की पूरी 100 इशू कर दी, और जो बाकी बची 50 इशू करनी थी वो 50 इशू करी इन 200 में से। तो जो पहले आई उसको पहले इशू कर दिया। तो इस विधि को बोलते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आई उसको पहले ही इशू कर दीजिए, पहले ही बाहर निकाल दीजिए। तो पहला मेथड ये होगा FIFO। दूसरा है, इसमें हमने देखा था कि इसने इन 100 इकाइयों को छोड़ दिया और 150 इकाइयों को पूरे 5.5 के हिसाब से, जो इन 200 में से 150 इकाइयों को इशू कर दिया 5.5 रुपए के हिसाब से। तो जो लास्ट में आई थी उनको पहले इशू कर दिया। तो इस विधि का नाम होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आई है, जो बाद में आई है, उनको पहले ही निर्गमित कर दो, पहले आउट कर दो। और इस विधि में क्या किया था कि इन दोनों की रेट को, एक साथ रखी हुई है दोनों सामग्रियां, 5 रुपए वाली और 5.5 रुपए वाली, तो इन दोनों सामग्रियों को जोड़ दो, जोड़ के इनकी रेट का औसत निकाल लिया। तो यहां पे इसको हम बोलेंगे एवरेज मेथड, औसत मूल्य विधि। इसको हम एवरेज मेथड बोलेंगे। तो अब इनसे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FIFO मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगस्त 2013 के आंकड़े हैं। अगस्त 2013 में 1, 5, 9, 14, 20, 27 ये दिनांक है, ये अगस्त की दिनांक है। 1 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त। और ओपनिंग बैलेंस है, स्टोर्स डिपार्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर कुछ इशू दिखाया हुआ है, फिर रिसिप्ट है, फिर इशू है, फिर रिसिप्ट है, फिर इशू है, रिसिप्ट और इशू। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 500 टन @ 10 रुपए के हिसाब से जो है। 300 टन का इशू कर दिया 5 तारीख को, फिर 600 टन माल खरीदा गया 9 तारीख को, और वो भी 11 रुपए के हिसाब से खरीदा गया। फिर 14 तारीख को इशू कर दिया 250 टन। 20 तारीख को रिसिप्ट हुआ 100 टन। 100 टन जो रिसिप्ट हुआ था वो हुआ
12 रुपए के रेट पे और फिर 400 टन का इश्यू कर दिया। अब ये पूरा डेटा है हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट से आया है कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना इश्यू हुआ, इतना रिसिप्ट हुआ। अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन रहता है, जो भी मेथड अपनाया जाता है, जो भी प्रबंधक मिलके जो भी हायर मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उस हिसाब से ये विधियां अपनाई जाती है। तो हम पहले बात करते हैं FIFO मेथड की, कि अगर FIFO मेथड अपनाया जाए तो ये स्टोर लेजर किस प्रकार बनाई जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अगस्त 2013, 1 तारीख के दिन ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट कुछ हुआ नहीं, इश्यू भी कुछ नहीं हुआ, ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस है 500 टन क्वांटिटी और 10 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए की, तो 500 टन वाली है 10 रुपए की। ये होता है, ये कॉलम होता है रेट फॉर फर्दर इश्यू, मतलब आगे जो इश्यू करेंगे, आगे हम जो माल इश्यू करेंगे उसके लिए ये पता रहता है कि यहाँ पे जो माल ये रखा है ये कौन से रेट वाला है। रेट फॉर फर्दर इश्यू, फर्दर इश्यू के लिए, आगे के इश्यू के लिए ये रेट यहाँ पे लिखी जाती है। बैलेंस वाले में ये कॉलम रहता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर 500 टन पड़ा था, ओपनिंग बैलेंस 10 रुपए वाली इकाई थी। फिर 5 तारीख को इश्यू किया। अगर क्वेश्चन में इश्यू के संबंध में, इश्यू के साथ अगर रिक्विजिशन नोट का नंबर दिया हुआ हो तो वो नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर जब रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट के साथ अगर GRN का या MRN का नंबर दिया हुआ हो तो वो हम इस कॉलम में लिख देते हैं, GRN के कॉलम में और रिक्विजिशन नोट के कॉलम में। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। और 5 तारीख को इश्यू हुआ 300 टन इकाइयों का, 300 टन क्वांटिटी का, तो इसकी रेट हम लेंगे 10 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास 10 रुपए वाला ही माल है अभी। और 3000 चल गया, 3000 रुपया अमाउंट हुआ, 200 टन क्वांटिटी बची 10 रुपए वाली, तो 2000 रुपए की बची हुई है, 200 टन क्वांटिटी है 10 रुपए वाली। 9 तारीख को रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट के संबंध में GRN नंबर दिया हुआ नहीं है। 600 टन क्वांटिटी का रिसिप्ट हुआ 11 की रेट से, तो टोटल अमाउंट था 6600, टोटल अमाउंट हुआ 6600 और इश्यू में कुछ है नहीं। क्वांटिटी हमारे पास टोटल हो गई 800, 200 बैलेंस क्वांटिटी और 600 भी रिसिप्ट हुई है, 600 जो रिसिप्ट हुई है 800 हो गई और टोटल अमाउंट हो गया 2000 और 6600 8600। अब इसमें क्या क्या है, 200 है 10 रुपए वाली और 600 है 11 रुपए वाली बची हुई है। 14 तारीख को इश्यू किया है, 14 तारीख को इश्यू किया है 250 टन, तो 250 टन मटेरियल इश्यू किया है, रिक्विजिशन नंबर नहीं दिया हुआ, 250 टन का इश्यू किया हुआ है। तो अब देखिए हम FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास 800 इकाइयां हैं, 800 इकाइयों में 200 इकाइयां तो 10 रुपए वाली और 600 इकाइयां हैं 11 रुपए वाली। तो जब 250 टन इश्यू कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले कौन सी आई हुई है, ये 200 इकाइयां 10 रुपए वाली आई हुई है, तो इनको पहले हम इश्यू कर देंगे। तो 200 है 10 रुपए वाली निकाल दी और फिर जो 50 है वो 11 रुपए वाली दी है, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000 और 50 को किया 11 से, तो 550। तो जो टोटल अमाउंट जो इश्यू का हुआ 2550 का। बैलेंस बची क्वांटिटी 550 इकाइयां बची और 550 इकाइयां जो बची हुई है हमारे पास वो 11 रुपए वाली बची हुई है। 8600 में से 2550 माइनस कर देंगे, 8600 में से 2550 माइनस किया तो 6050 बचा। और ये जो 550 इकाइयां बची हुई हैं, 200 तो ये तो पूरी की पूरी चलेगी, 600 में से 50 चलेगी, तो 550 लास्ट में बची जो 6050 की है। ये जो 550 इकाइयां बची हुई है ये 11 रुपए वाली बची हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट आई थी उसको हमने पहले निकाल दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब 20 तारीख को रिसिप्ट हुआ 100 टन का 12 रुपए के हिसाब से, 12
1200, अमाउंट हुआ 1200 और टोटल रिसीव था वो टोटल क्वांटिटी हो गई 650, क्योंकि 550 बैलेंस थी, 550 में 100 इकाइयां और आ गई, तो 650 टन हो गया टोटल माल सामग्री। और टोटल अमाउंट जो है सामग्री का 6050 प्लस 1200 7250 की वैल्यू की सामग्री पड़ी है 650 टन। और 650 में 550 तो है 11 रुपए वाली और 100 जो टन है क्वांटिटी वो है 12 रुपए के हिसाब से। अब 27 तारीख को इश्यू हुआ फीफो मेथड केवल इश्यू के समय लागू होगा, जो पहले आई है उसको पहले ही इश्यू करना है। अब 27 तारीख को 27 अगस्त को इश्यू हुआ 400 टन मटेरियल का। अब यहां पे देखेंगे कि 400 टन में 550 टन हमारे पास पड़ी 11 रुपए वाले, जो कि पहले आई हुई है, तो ये 400 टन हम इसी में से इश्यू कर देंगे जो पहले आई हुई है। तो 400 टन 11 रुपए वाली हमने इश्यू कर दी, जो कि 4400 रुपए की थी। अब बाकी बची 250 इकाइयां बची। टोटल अमाउंट था 7250, 7250 में 4400 माइनस किए, 7250 में 4400 माइनस किए, तो बचता है 2850। अब ये 250 इकाइयां जो हमारे पास हैं वो 50 इकाइयां तो है 11 रुपए वाली और 150 इकाइयां तो है 550 में से 400 गई जो पहले आई हुई थी उनमें से पहले हमने 400 इशू कर दी, तो 150 इकाइयां तो है 11 रुपए वाली और जो 100 इकाइयां हैं वो 12 रुपए वाली। तो अगस्त माह के अंत में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है 250 इकाइयों का, बैलेंस बचा 250 इकाइयां और उस 250 इकाइयों का मूल्य है 2850 रुपए। ये जो मूल्य आया, जो इस स्टॉक का मूल्य है 2850 रुपए 250 का, वो हमने निकाला फीफो मेथड के हिसाब से। अगर हम दूसरी विधि अपनाते हैं लिफो या एवरेज मेथड, तब इस स्टॉक का लागत मूल्य अलग आएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लिफो के हिसाब से करके देखते हैं। लिफो मेथड इसमें अगर फॉलो करें तो क्या रहेगा। लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आई है सामग्री, जो बाद में खरीदी गई है उसको पहले इश्यू करना है। यहां पे ओपनिंग स्टॉक तो वही रहेगा, इसको हम लिफो मेथड से, अब इसी क्वेश्चन को हम लिफो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 500, 5000 का 500 इकाइयां, 500 टन यूनिट्स, 10 रुपए वाली। फिर हमने इश्यू किया 300 इकाइयों का, तो यहां पे यही है फर्स्ट और लास्ट जो इकाइयां आई है वो 500 ही है, तो 10 रुपए वाली 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दिया। और यहाँ बची 200 इकाइयां, यहाँ 200 बची, 2000 रुपए की 200 इकाइयां बची, 200 इकाइयां 10 रुपए वाली है। उसके बाद रिसिप्ट हुआ 9 तारीख को। 9 तारीख को 600 इकाइयों का रिसिप्ट किया, 600 इकाइयां 11 रुपए के हिसाब से, ये हुआ टोटल 6600 और 800, 8600 और 200 है 10 रुपए वाली और 600 इकाइयां हैं 11 रुपए वाली। 14 तारीख को इश्यू किया 250 इकाइयों का। 14 तारीख को इश्यू किया 250 टन क्वांटिटी। अब देखिए लिफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने खरीदी थी 200 इकाइयां 10 रुपए वाली और बाद में हमने खरीदी 600 इकाइयां 11 रुपए वाली। तो अब इस मेथड के अनुसार ये जो 250 इकाइयां हम इश्यू करने जा रहे हैं वो हम करेंगे इन 600 में से, क्योंकि ये लास्ट में आई है और जो लास्ट में आई है उसको पहले हम बाहर निकालते हैं, पहले हम इश्यू करते हैं। तो इन 600 को हम पहले इश्यू करेंगे, इन 600 में से इश्यू करेंगे तो 11 रुपए से हम इश्यू करेंगे। 250 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 250 को 11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2750। तो 800 में से 250 इकाइयां चली गई तो बची 550, 8600 माइनस 2750, 5850। अब जो ये 550 इकाइयां बची हुई है ये कौन कौन सी हैं,
200 तो है 10 रुपए वाली और 350 है 11 रुपए वाली, क्योंकि 600 में से इस 600 में से हमने 250 इशू करी थी तो बाकी बची 350। 20 तारीख को रिसिप्ट हुआ है, 100 टन मटेरियल आया, 12 के हिसाब से 1200 रुपए का मटेरियल लाया और टोटल हमारे पास क्वांटिटी हो गई 650 टन। टोटल क्वांटिटी हो गई 550 प्लस 100 650 टन और 1200 इसमें ऐड हो गए तो ये हो गया 6-7,000, ये हो गया 5850 प्लस 1200, ये हो गया 7,050। ये जो 550 में 100 इकाइयां आ गई, 5850 में 1200 जुड़े 7,050। अब इन 650 इकाइयां कौन कौन सी हैं? इस 650 में 200 तो है 10 रुपए वाली, 350 है 11 रुपए वाली और 100 है 12 रुपए वाली। अब 3 प्रकार की सामग्री, 3 दरों के आधार 3 दरों वाली सामग्री हमारे पास है 650, टोटल 650 इकाइयों में। अब 27 जून को इश्यू हुआ, 27 जून को इश्यू हुआ 400 इकाइयों का। 27 जून को हमने इश्यू की 400 इकाइयां। अब इन 400 में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आई है उसको पहले निकालेंगे। तो इस 100 को निकाल देंगे पहले। ये 100 इकाइयां हैं जो 12 रुपए वाली, इनको पहले निकालेंगे और फिर 300 इकाइयां निकालेंगे ये 11 रुपए वाले। 100 तो ये निकाल देंगे तो बाकी बची 300 इशू करनी, तो 300 इशू कर देंगे इस 350 में से 11 रुपए वाले। तो इनका लिखते हैं 1200 और 3300। 1200 और 3300 को जब करते हैं मल्टीप्लाई तो 4500, जब ऐड करते हैं तो 4500 आता है। तो ये अब बची बैलेंस क्वांटिटी बची 250 इकाइयां। 7,500 में से 4500 हमने माइनस किए, तो 7,500 में से 7,050 में से 4500 माइनस करते हैं तो आता है 2,550। अब ये जो 250 इकाइयां वो कौन कौन सी बची हुई हमारे पास? 200 इकाइयां तो है 10 रुपए वाली और 50 बची हुई है 11 रुपए में से। तो इस प्रकार हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में जब हमने FIFO मेथड से किया था तब हमारे पास जो लास्ट में जो अगस्त माह के अंत में जो 250 क्वांटिटी बची थी वो 2850 रुपए के हिसाब से बची हुई थी। उस 250 का मूल्य अगर FIFO मेथड के हिसाब से हम ज्ञात कर रहे थे तब 2850 आ रहा था, और जब हम LIFO मेथड के हिसाब से कर रहे हैं तो इन 250 का मूल्य 2550 आ रहा है। इन 250 का लागत मूल्य 2550 आ रहा है। तो अलग अलग मेथड अपनाने से अंतिम स्टॉक का मूल्य भी चेंज हो जाता है। तो ये प्रबंध डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। अब तक हमने 2 मेथड्स की बात की, FIFO मेथड और LIFO मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सिंपल एवरेज मेथड से सोल्व करके देखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड, इसमें जो सामग्री के मूल्यों का जो दर है उसका साधारण औसत ले लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारी सामग्री एक ही जगह रखी हुई है और उसमें से निकाल के सामग्री जब इश्यू की जा रही है तो सभी जो दरें हैं, सामग्री की जो दरें हैं उनका औसत ही लेना उचित रहता है। तो देखेंगे इसमें, तो जब हमने इस क्वेश्चन को FIFO मेथड के हिसाब से सॉल्व किया था, जब हमने इसको FIFO मेथड से किया था तो जो अंतिम स्टॉक था 250, उसका जो मूल्य आया था 2850। जब हमने LIFO से इसको हल किया तो इसका 250 जो अंतिम स्टॉक है इसका मूल्य आया है 2550 रुपए। अब इसको देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड से हल करके देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 500 है 10 रुपए के हिसाब से। 5 तारीख को इश्यू हुआ 300 इकाइयों का, 300 टन क्वांटिटी का इश्यू किया। 10 रुपए की रेट है, 10 रुपए वाला सामग्री हमारे पास है तो 10 रुपए के हिसाब से इसको इश्यू किया। तो 3,500 में से 300 क्वांटिटी माइनस कर दी, 200 क्वांटिटी बची और 200 ये जो है 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास है तो 2,000 रुपए मूल्य की क्वांटिटी है हमारे पास, सामग्री है। और ये जो
200 टन सामग्री बची हुई है, ये 10 रुपए वाली है 5 तारीख को इशू करने के बाद। अब 9 तारीख को रिसिप्ट हुआ 600 टन। 9 तारीख को 600 टन मटेरियल रिसिप्ट हुआ 11 रुपए की दर से, जिसका टोटल मूल्य है 6600 रुपए, 6600। अब ये इशू होने के, ये रिसिप्ट होने के बाद टोटल क्वांटिटी हो गई 800 टन और इसका टोटल मूल्य हो गया 8600। स्टॉक में 200 टन क्वांटिटी है 10 रुपए वाली और 600 टन क्वांटिटी है 11 रुपए वाली। चौदह तारीख को इशू हुआ 250 टन। 14 तारीख को इशू किया 250 टन क्वांटिटी का। अब ये देखिए, हमने फीफो में क्या किया था कि फीफो में जब ये 250 टन इशू करना था तब सबसे पहले तो हमने ये 200 इकाइयां ली थी 10 रुपए वाली, सबसे पहले इनको इशू किया और फिर बाकी बची हुई 50 इकाइयां हमने 11 रुपए वाली जो ये है 600 इकाइयां, इसमें से हमने इशू किया था। और लिफो में हमने क्या किया था कि जब इन 250 इकाइयों को इशू करना था तब हमने इन 600 इकाइयों में से जो कि लास्ट में आई थी इनको हमने इशू कर दिया था लास्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड में। इन 600 में से हमने इन 250 को इशू किया था 11 रुपए के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जब हम सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से इशू कर रहे हैं, सिंपल एवरेज मेथड के बेस पे हम ये जब स्टोर्स लेजर तैयार कर रहे हैं, तब इन दोनों दरों का हमको औसत लेना पड़ेगा। तो औसत लेने के लिए 10 और 11 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ रहा है 10.5 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे। तो अब जो हमारी इशू की जो दर होगी, जो सामग्री इशू करेंगे उसकी दर होगी, वो होगी सिंपल एवरेज मेथड के अनुसार 10.5 रुपए। तो यहां पे 250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10.5 से तो आता है 2600। जब हम 250 को 10 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2650 रुपए, 2625 रुपए। ठीक है, 800 इकाइयों में से 250 इकाइयां इशू हो गई, बैलेंस बची 550। 8600 माइनस 2625 5975। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि 800 इकाइयां थी हमारे पास, 800 इकाइयों में से 250 इकाइयां इशू कर दी, बची 550। जब ये 800 इकाइयां हमारे पास थी तब हमारे पास 2 प्रकार की सामग्री थी। 200 इकाइयां थी 10 रुपए वाली और 600 इकाइयां थी 11 रुपए वाली, और हमने 250 इकाइयां इशू कर दी। तो देखिए, सिंपल एवरेज में साथ ही साथ रेट के हिसाब से, तो सिंपल एवरेज में हम रेट तो लेंगे एवरेज बेसिस पे, लेकिन जो क्वांटिटी का इशू है, जो क्वांटिटी बाहर जाएगी वो फिफो के आधार पर जाएगी। तो सिंपल एवरेज में फिफो भी साथ साथ चलता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 800 इकाइयां थी, 200 और 600 अलग अलग दरों की थी, और इन दोनों दरों का हमने औसत ले लिया जो कि था 10.5 रुपए। अब 250 इकाइयां हमने इशू कर दी तो हम ऐसा मानेंगे कि ये 200 इकाइयां अब निकल चुकी हैं जो 10 रुपए वाली थी। तो जब जो ये 550 जो इकाइयां बची हैं, 550 जो क्वांटिटी बची है, ये बची है इस 600 में से। तो अब खाली एक ही रेट की जो क्वांटिटी है वो बची हुई है हमारे पास स्टॉक में। ये 550 जो टन क्वांटिटी है वो 11 रुपए वाली है। सिंपल एवरेज में जो इशू प्राइस लिया जाएगा वो एवरेज बेसिस पे लिया जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी का निर्माण होगा वो फीफो साथ में चलेगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब जो ये 550 बची हुई है, ये इन 600 में से बची हुई है, क्योंकि 200 यहाँ से निकल चुकी है और इन 600 में से 50 निकली है, लेकिन रेट हमने ली है इन दोनों का औसत। अब केवल एक ही दर जो है 11 रुपए के हिसाब से क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है। 20 तारीख को रिसिप्ट हुआ, 20 तारीख को रिसिप्ट हुई 100 टन क्वांटिटी 12 रुपए के हिसाब से, 1200 रुपए टोटल वैल्यू, और टोटल क्वांटिटी हमारे पास हो गई 550 में 100 टन सामग्री हो रहा है 650 टन, और इनका 5975 प्लस 1200
5,975 प्लस 1200 7,175 टोटल अमाउंट है। अब स्टॉक में हमारे पास हम देखेंगे 550 इकाइयां जो है वो है 11 रुपए वाली, और जो 100 इकाइयां जो 100 टन क्वांटिटी जो आई है वो है 12 रुपए वाली। तो हमारे पास स्टॉक में दो तरह का माल है, एक तो 550 टन क्वांटिटी 11 रुपए वाली और 100 टन क्वांटिटी है 12 रुपए वाली। अब 27 तारीख को इश्यू होता है 400 टन क्वांटिटी का, तो हम इश्यू कर देंगे 400 टन, और यहां पे जो दर लेंगे, जो इश्यू की जो रेट लेंगे वो इनका एवरेज लेंगे, सिंपल एवरेज लेंगे। तो 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, इनको जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो औसत आ रहा है 11.5 रुपए। तो अगला जो इश्यू हम करेंगे 400 इकाइयों का वो 11.5 रुपए के हिसाब से करेंगे। 400 को 11.5 से मल्टीप्लाई किया 4,600, और जो बैलेंस क्वांटिटी बची है 650 में से 400 चले गए। अब बैलेंस क्वांटिटी जो बची वो 250 टन क्वांटिटी हमारे पास बची है। यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि FIFO मेथड साथ में चलता है सिंपल एवरेज के। तो अब 550 में से 400 गई तो 150 टन क्वांटिटी जो बची हुई है वो 11 रुपए वाली है, और 100 टन जो क्वांटिटी है वो 10 रुपए वाली है, और इनका औसत जो प्राइस है वो है 11.5। और जो क्वांटिटी का जो लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी बची हुई है इसकी वैल्यू होगी 7,175 माइनस 4,600 2,575। तो देखिए FIFO के हिसाब से जब हम FIFO मेथड अपनाते हैं तो जो अंतिम स्टॉक बचता है उसका मूल्य आ रहा था 2850 रुपए। LIFO मेथड जब हमने अपनाया तो जो अंतिम स्टॉक था उसका मूल्य आया 2,550 रुपए, और जब हम सिंपल एवरेज मेथड फॉलो करते हैं तो जो अंतिम स्टॉक है 250 टन क्वांटिटी उसकी वैल्यू आ रही है 2575। तो ये देखिए अलग अलग मेथड फॉलो करने से जो अंतिम स्टॉक का मूल्य है वो भी अलग अलग आएगा हर बार। अब इसमें एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, और ये जो 4 मेथड जो हैं वही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला FIFO, फिर LIFO, फिर सिंपल एवरेज, और अब हम एक लास्ट मेथड की बात करेंगे जो है वेटेड एवरेज मेथड। और इस चैप्टर में ये 4 मेथड महत्वपूर्ण है, इन चारों में से एक क्वेश्चन बन के आता है। वेटेड एवरेज मेथड। अब इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड के अनुसार हल करके देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 500 टन 10 रुपए के हिसाब से। 5 तारीख को इश्यू किया 300 टन क्वांटिटी का, 10 रुपए से इश्यू करना पड़ेगा। 300 टन क्वांटिटी का इश्यू किया 10 रुपए से, बाकी बची 200 टन क्वांटिटी 2000 रुपए की, और जो 200 इकाइयां हैं हमारे पास वो 10 रुपए वाली है। अब 9 तारीख को 600 टन क्वांटिटी प्राप्त की। 600 टन क्वांटिटी 11 रुपए वाली हमने प्राप्त की, जिसका मूल्य है 6600 रुपए। बैलेंस हमारे पास हो गया 800 टन क्वांटिटी का, और जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल वैल्यू है इन 800 टन क्वांटिटी की, टोटल वैल्यू हो गई 8600। 2000 प्लस 6600 8600। अब 14 तारीख को इश्यू किया जाता है 250 टन क्वांटिटी का। 250 टन क्वांटिटी का इश्यू किया जाता है। अब क्या होगा, वेटेड एवरेज मेथड में जो अमाउंट है, जो हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी बची हुई है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल अमाउंट है, उसमें उस क्वांटिटी का भाग दे दिया जाएगा। उस क्वांटिटी का उसमें अमाउंट में भाग दे दिया जाएगा, और जो भी मूल्य प्राप्त होगा, जो रेट हमको प्राप्त होगी
उस रेट पर अगला इशू किया जाएगा। हम यहां पे क्या करेंगे, 8600 डिवाइडेड बाई 800, 8600 को 800 से डिवाइड करेंगे तो जो रेट है वो आती है 10 रुपए 75 पैसे। तो ये जो 250 टन क्वांटिटी का जो इशू किया जा रहा है 14 तारीख को, वो हम करेंगे 10 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। और 250 को 10 रुपए 75 पैसे से गुणा करते हैं तो आता है 2687 रुपए 50 पैसे। 2687 रुपए 50 पैसे। 800 में से 250 क्वांटिटी इशू कर दी, बाकी बची 550। 8600 में से माइनस कर देंगे 2687 रुपए 50 पैसे। 8600 में से 2687 रुपए 50 पैसे माइनस किए तो बैलेंस बचता है 5912 रुपए 50 पैसे बचता है। अब 20 तारीख को रिसिप्ट होता है। 20 तारीख को रिसिप्ट है 100 टन क्वांटिटी का, जो कि 12 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट हुआ 1200 रुपए। और हमारे पास टोटल क्वांटिटी अब हो गई स्टॉक में 650 टन। 5912 प्लस 5912 रुपए 50 पैसे प्लस 1200 हुआ 7112 रुपए 50 पैसे। 7112 रुपए 50 पैसे। 27 तारीख को इश्यू किया गया 400 इकाइयों का, 400 टन क्वांटिटी का इश्यू किया गया। हमको जो रेट लेनी है वो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से लेनी है। तो 7112 में वेटेड एवरेज में जो बैलेंस में जो अमाउंट होता है टोटल क्वांटिटी का, जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसमें हम जो क्वांटिटी है, जो सामग्री की मात्रा है, उसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 7112 रुपए 50 पैसे में 650 का भाग दे दिया जाएगा। तो 650 का भाग देने पर जो रेट निकल के आती है वो है 10 रुपए 94 पैसे। तो ये जो 400 इकाइयां हैं ये 10 रुपए 94 पैसे के हिसाब से इशू कर दी जाएगी। 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.94 से तो 4376 रुपए। अब 650 में से 400 इकाइयां माइनस कर दी तो बैलेंस क्वांटिटी है 250 रुपए 250 टन। और 7112 रुपए 50 पैसे में से 4376 माइनस करते हैं तो अमाउंट आता है 2736 रुपए 50 पैसे। वेटेड एवरेज के मेथड से हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से अगर हम स्टोर्स लेजर बनाते हैं तो जो अंतिम स्टॉक है 250 टन जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ गई है 2736 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हर एक मेथड में जो वैल्यू आती है, अंतिम स्टॉक की वैल्यू आती है, वो अलग अलग आती है। अब ये प्रबंध पे निर्भर करता है कि वो कौन सी विधि अपनाते हैं। वेटेड एवरेज मेथड को मूविंग एवरेज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। या तो वेटेड एवरेज मेथड या फिर मूविंग एवरेज मेथड भी कहते हैं इसको। और जो ये स्टोर्स लेजर बनाने की जो विधियां थी, FIFO, LIFO, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड, यही 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं। क्वेश्चन इनमें से ही बन के आता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।